हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है आज ऑर्गेनिक सीरीज का। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को ऑर्गेनिक मोस्टली क्या होता है, जो ज़्यादातर बच्चे उनकी ऑर्गेनिक वीक होती है। ऐसे केस में जरूरी ये है कि आपको ऑर्गेनिक शुरू से पढ़ना पड़ेगा, एकदम बिगिनिंग से, जीरो से, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो आज ये लेक्चर जो डेडिकेटेड है आप लोगों को एकदम जीरो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा, और हम इसको लेके आखिरी में जिस दिन हम लेक्चर लेंगे आपको ऑर्गेनिक का हर चीज सिखा चुके होंगे। तो आज का लेक्चर आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। सो आई होप कि आप सभी लोग इसको एंजॉय करोगे और सभी लोग इसको अच्छे से सीख भी जाओगे। सो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और किन किन बातों से हम लोग यहाँ पे अवेयर होना जरूरी है। तो कुछ चीजों को देख के यहाँ से आगे बढ़ने की हमें जरूरत है और मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वन बाय वन, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को क्या सीखना है कि जो बेसिक का मतलब नाम ही ले रहे हैं, ये आपको शुरू से जानना पड़ेगा, है ना। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक है ये। तो बेसिक्स का मतलब है हर एक वो बात जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक बना देती है और आपके दिमाग में डर पैदा कर देती है, उन चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कट करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें डर लगता है, या वो कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिक थोड़ी टफ लगती है। अभी आपको ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, आगे से आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं तो बहुत साल पहले स्टार्टिंग में ओस्टवर्ल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ओस्टवर्ल्ड साहब ने एक थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थियरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थियरी क्या होता है बच्चों, इन्होंने बोला कि धरती पे जितनी चीजें होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनती हैं या बिगड़ती हैं, ये कोई दैवीय शक्तियां है जो बनाती है, उसको खत्म कर देती है। इंसान के बस की बात नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना। तो ये वाइटल फोर्स थियरी के अंतर्गत आता है। ये ओस्टवर्ल्ड साहब ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वाइटल फोर्स थियरी पहले नोट कर लिया जाए। वाइटल फोर्स थियरी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी organic compounds are created and destroyed itself, it cannot be synthesized by a human in laboratory। इनके हिसाब से ये था कि ह्यूमन लेबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता, ये अपने से सिंथेसाइज होता और खत्म हो जाता है। इट सिंथेसाइज्ड एंड डिस्ट्रॉय itself, we cannot synthesize in it laboratory, we cannot synthesize it, या सिंपली बोल दो, we cannot synthesize ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय भी इतना चीजें नोन थी कि हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, सब का क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेजोरिटी में कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट उस समय तक कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, चीजें अवेयरनेस नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, बिगड़ता है। तो ओस्टवाल साहब ने थोड़ा सा ज्ञान दिया कि देखो भैया, बनता है और बिगड़ जाता है, आप उसको आइसोलेट नहीं करते हो, न लैब में उसको बना पाओगे। वो भगवान की शक्तियां हैं जो बनाती है और वही क्या करती हैं, बिगाड़ देती है। जैसे आज भी है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिन पे हमारा लॉजिक काम नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान का दिया है, जो होता है सही होता है। वैसा ही सेम इधर थियरी दिया गया था, बट क्योंकि थियरी साइंटिस्ट के बात क्या होती है, साइंटिस्ट बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, उनको मतलब ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, ऐसे कैसे हो जाएगा, अपने से हो गया, अपने कुछ तो लॉजिक होगा, टेक्नोलॉजी होगी पीछे, कोई तो फैक्टर्स होंगे ना, कोई साइंटिफिक फैक्टर्स होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला जो कंपाउंड बनाया गया लेबोरेटरी में, फ्रेडरिक वॉहलर साहब ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्रेडरिक वॉहलर साहब ने बनाया था। क्या बनाया था, यूरिया। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज बाय फ्रेडरिक वॉहलर इन लेबोरेटरी, जिससे कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भगवान का दिया हुआ नहीं है, आदमी भी इसको बना सकता है। तो आप देखिए क्या सिंथेसाइज किया था, कैसे किया था। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized by first organic compound synthesized in lab, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो सिंथेसाइज किया गया था लैब में, synthesizes in laboratory।
बाय हीटिंग, इसको हीट का सिंबल बोलते हैं, बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया गया था। आपका कंपाउंड अमोनियम साइनेट होता है। तो जब हम अमोनियम साइनेट को क्या कर देंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यूरिया मिलेगा। दिस CnO कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। ये आपका कंपाउंड क्या है, ये है अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को तगड़ा गर्म कर दो, अच्छे से आप लोग इसको गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये बहुत ही काम का चीज है। यूरिया आप सभी लोग जानते हो कि यूरिया जो है बेसिकली एक फर्टिलाइजर है, एज वेल एज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका ये क्या होता है, एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है। यूरिया एक्सक्रीशन प्रोडक्ट भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो दोनों चीजें यहाँ पे देखने मिलेंगी कि आपका यूरिया जो बन रहा है अमोनियम साइनेट से, और एक फर्टिलाइजर है, या इसको कह सकते हैं दिस इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर एज वेल एज एक्सक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा यूरिया पहली बार सिंथेसाइज हो गया। जब फर्स्ट टाइम यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो गया, तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक कौतूहल पैदा हो गया कि अगर वॉलर साहब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर एक सीरीज आ गई जिसपे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया। फिर कोल्बे साहब ने मेथेन बना दिया। कोल्बे साहब ने क्या किया, मेथेन सिंथेसाइज कर दिया। मेथेन गैस इन्होंने बनाया CH4। CH4 इज कॉल्ड एज मेथेन। इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है? मेथेन को और किस नाम से जाना जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते हैं? मार्स का मतलब होता है मार्सी प्लेस से, सड़े गले प्लेस से ये निकाला जाता है। जो गैस है मेथेन गैस, दिस इज प्रोड्यूसर्स बाय मार्सी प्लेसेस। मार्सी प्लेसेस वो प्लेस होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, तो गंदगी से निकलने वाला गैस है, इससे उसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस है, मेथेन का सिंथेसिस हो गया। इसके बाद तो मिलियन ट्रिलियन, मतलब इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड धरती पे आ गए कि अब सबको याद कर पाना क्या है, असंभव सी बात हो गई। तो जब सब कुछ याद नहीं कर सकते सारे को, तो हमें जरूरत पड़ गई किस चीज की, क्लासिफाइड करने की। इनको क्लासिफाई करके सीरीज और ग्रुप बनाने की। जैसा आप पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया गया, तो यहां भी इनको क्लासिफाई करके अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज एक साथ याद करने में क्या हो बच्चों, अच्छे से समझ आए और उनको हम एक बार में समझ जाए। नहीं तो आप हजारों अरबों का मतलब अरबों खरबों कंपाउंड है यार ऑर्गेनिक के, आप याद कर पाओगे क्या कौन सा कैसे रिएक्ट करता है? नहीं। तो सबका फंक्शनल ग्रुप का सीरीज बनाया गया है। तो हम लोग क्लासिफाई करेंगे कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है। आप सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करना है। और क्यों क्लासिफाई करना है बच्चों? इनको क्लासिफाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमें सबको प्रॉपर्टी सबकी याद रखना क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी और हमें फिर प्रॉब्लम होगा। तो आइए क्लासिफाई कर लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, बट कई सारी ऐसी बातें हैं जब आपके पढ़ाया जाता है तो कंप्लीट डिटेल नहीं बताया जाता। अभी आप क्लासिफिकेशन में जितनी कंप्लीट डिटेल होती है सब जान जाओगे, इसीलिए आपको पूरे क्लास में बने रहना है और कंटिन्यू सीखना है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं। कौन कौन सा टाइप्स है बच्चों? तो पहला टाइप होता है आपका ओपन चेन या एसाइक्लिक बोलते हैं, और दूसरा होता है क्लोज चेन और साइक्लिक बोला जाता है। तो पहला है आपका ओपन चेन, इसको हम लोग ओपन चेन बोल दें, या दूसरा नाम इसको एसाइक्लिक भी कह सकते हैं, एसाइक्लिक। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज साइक्लिक और क्लोज चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन भी कहा जाता है। तो आपका साइक्लिक या क्लोज चेन होगा और दूसरा हो सकता है ओपन चेन हो जिसमें रिंग का फॉर्मेशन ना हुआ हो। तो आप देखोगे ओपन चेन कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जितने भी साइक्लिक वाले धरती पे होंगे सब इधर आ जाएंगे और जितने भी एसाइक्लिक वाले होंगे सब क्या हो जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड जो था वो भी दो टाइप का था। ये कितने टाइप का था? दो टाइप का था। कौन कौन सा? सैचुरेटेड साइक्लिक, एसाइक्लिक, सैचुरेटेड एसाइक्लिक, और दूसरा था अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड
एसाइक्लिक। अब समझिएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके पास ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या हो? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो इनके पास सिग्मा अलॉन्ग विथ पाई भी होगा, ठीक है, हैविंग सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड टुगेदर, ठीक है, दोनों होगा, सिग्मा भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। अब सैचुरेटेड में क्या बात आती है कि कौन सा कंपाउंड आता है? तो सैचुरेटेड का जो एग्जांपल है भाई लोग, अगर हम सैचुरेटेड की बात करेंगे तो सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं। कौन से कंपाउंड आते हैं? एल्केन्स। तो इट हैज एल्केन, जिनके पास सिर्फ क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, मतलब कि टोटल हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा होगा, CnH2n+2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, या बोल सकते हो फॉर्मूला ऑफ एल्केन। यहां पे आप क्या बना रहे हो? एल्केन बना रहे हो। एल्केन बनाने के बाद नेक्स्ट देखिए अपने को क्या देखना है, जो अगला है साइक्लिक कंपाउंड पे आएंगे हम लोग। इसके बाद साइक्लिक की तरफ आ जाओ, और साइक्लिक से पहले अनसैचुरेटेड भी यहाँ खत्म करते हैं। अनसैचुरेटेड भी दो टाइप के होते हैं। अनसैचुरेटेड भी क्या है? दो टाइप के हैं। कौन कौन सा टाइप है? तो देखिए इसमें पहला टाइप जो होता है अनसैचुरेशन में, जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई टुगेदर होंगे, यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई टुगेदर होंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो यहाँ पे एक सिग्मा प्लस एक पाई केवल होता है, और इसमें क्या है? टुगेदर एक सिग्मा है प्लस दो पाई होते हैं। दीज आर नोन एज एल्काइंस। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्काइन नाम देते हैं। और इनको हम लोग नाम देते हैं एल्कीन्स, एल्काइन और एल्कीन्स। अब एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला होता है, और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैं आपको और चीजें इसमें बताऊंगा, काफी सारी चीजें सब वन बाय वन अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या हो गया? एल्केन आया, एल्कीन आया और एल्काइन आ गया। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। थ्री थिंग्स आर देयर, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। अब एल्केन इज सैचुरेटेड, एल्कीन एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन साइक्लिक और क्लोज चेन। चलो साइक्लिक और क्लोज चेन नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो नाउ लेट्स सी साइक्लिक सिस्टम। जितने भी साइक्लिक सिस्टम है उनमें कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। सो आप यहां पे देखोगे, अगर हम साइक्लिक सिस्टम की बात करें तो साइक्लिक सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरा आपका क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक। तो अब देखना ये होमोसाइक्लिक का क्या मतलब हुआ और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मीनिंग होता है, वन बाय वन अपन लोग इसको भी देखने वाले हैं। देखो भाई, होमो का मतलब होता है समान। होमो का मतलब क्या होता है? समान। जब रिंग फॉर्मेशन एटम से मतलब नहीं, उसमें रिंग बनाने वाले एटम अगर आइडेंटिकल हो गए, सब के सब एक ही एटम से रिंग बनता हो तो होमोसाइक्लिक। और एक से अधिक एटम बन जाए अगर रिंग बनाने में, अगर एक से अधिक एटम इन्वॉल्व होंगे, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोसाइकिल। तो यहां पे सिंपल डिफिनेशन क्या है? रिंग फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का एटम क्या होता है? रिंग बनाने में इन्वॉल्व होता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये साइक्लोब्यूटेन है, सब कार्बन लगे हुए हैं। ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, कार्बन लगा हुआ है। ये आपका बेंजीन है, इसमें भी क्या लगा हुआ है? सिर्फ कार्बन लगा हुआ है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। दे हैव रिंग फॉर्मेशन ओनली विथ कार्बन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, टू आर मोर देन two type of atom involved in ring formation, two type of atoms involved in ring formation। तो जब रिंग फॉर्मेशन में दो या दो से अधिक एटम इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ दिस इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वी हैव मेनी एग्जांपल्स, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल।
दिस इज पायरोल। अब पायरोल में देखिए कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी रिंग फॉर्म कर रहा है ना पायरोल के अलावा। इसके अलावा देखिए क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंस, ऑक्सीजन रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। आप सब वाकिफ हो पिरिडीन से, पिरिडीन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है, तो पिरिडीन हैव वन नाइट्रोजन टू, सो वी हैव वैरायटी ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो देयर। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक से अधिक एटम रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, और होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम क्या हो, इन्वॉल्व हो रिंग फॉर्मेशन के लिए, रिंग फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ एक टाइप के एटम है। तो दीज आर द टू क्लास ऑफ सिस्टम, होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेटेरोसाइक्लिक। नाउ अब देखेंगे होमोसाइक्लिक कितने टाइप के हैं और हेटेरोसाइक्लिक कितने टाइप के हैं। अभी इनका भी क्लासिफिकेशन फर्दर है, होमोसाइक्लिक को फिर से क्लासिफाई करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक को फिर से क्लासिफाई करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ वी विल क्लासिफाई होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। होमोसाइक्लिक कितने टाइप का होता है, तो आइए देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप का है। आप में से किसी को पता हो तो बताओ, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है होमोसाइक्लिक भी, होमोसाइक्लिक दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, या इसी को नाम दिया जाता है एलिफैटिक हो बट साइक्लिक हो, एलिफैटिक हो बट साइक्लिक हो। और दूसरा होता है एरोमेटिक साइक्लिक, सेकेंड वन इज एरोमेटिक साइक्लिक, ठीक है। एरोमेटिक साइक्लिक और एलिफैटिक साइक्लिक, ये दो टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक साइक्लिक। अब एरोमेटिक एलिफैटिक जब दो वर्ड्स आएंगे तो इनको हमें बड़े आसानी से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम पता होना चाहिए कि एलिफैटिक का क्या मतलब है और एरोमेटिक का क्या मतलब है। सो लेट्स प्रोसीड। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता है, ठीक है। इनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होता है, तो इनको पहचानना होगा। तो दे डोंट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस, दे डोंट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही अच्छी खुशबू वाले कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि जिनमें फ्रेग्रेंस होता है और वो अच्छी खुशबू वाले कंपाउंड कहे जाते हैं, वो एरोमेटिक में होते हैं, ठीक है। दे हैव, ठीक है, दे हैव फ्रेग्रेंस, इनके पास बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस होता, अच्छी खुशबू होती है। इनके पास नहीं होता, दे डोंट हैव। ये कोई अच्छे महकते नहीं है, गंधैले टाइप के भी हो सकते हैं और मतलब बोल सकते हो ऑर्डरलेस भी हो सकते हैं, इनमें महक नहीं होती है या गंदे महकते होंगे, अच्छी खुशबू नहीं होती है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे डोंट बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये किसी सूटी फ्लेम के साथ बर्न नहीं करते। सूटी फ्लेम क्या होता है, सूटी फ्लेम क्या होता है भाई, कभी टायर जलते हुए देखा है क्या। जब कभी टायर जलते हुए देखा तो काला काला जो थ्रेड जैसा कुछ उड़ता है ना, वो कार्बन ब्लैक होता है, प्योर कार्बन होता है जो अनबर्न रह जाता है। तो अनबर्न कार्बन को क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, अनबर्न कार्बन होता है, जो जलता नहीं है, वो बचा रह जाता है और धूल की तरह उड़ता है ऊपर, थ्रेड की तरह। हाथ पे ऐसा रगड़ोगे तो काला हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अनबर्न कार्बन या नॉन ऑक्सीडाइज कार्बन, वो आपका प्योर कार्बन का फॉर्म होता है। और इनके पास अगर बात करेंगे तो दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, बर्न विथ सूटी फ्लेम। तो आपको अभी इनकी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा वन बाय वन। बर्न विथ सूटी फ्लेम, अब सूटी फ्लेम की कहानी भी हमारे पता चल चुकी है। अब एलिफैटिक साइक्लिक में दो टाइप का हो जाएगा, यहां फिर से क्या होगा, ये दो टाइप का, सैचुरेटेड एलिफैटिक और अनसैचुरेटेड एलिफैटिक। तो सबसे पहले देखो आपका आएगा सैचुरेटेड एलिफैटिक, ठीक है। साइक्लिक है, ये देखिए ये साइक्लिक है बट सैचुरेटेड है, ये भी साइक्लिक है बट इसमें ध्यान से देखिए अनसैचुरेटेड है। तो एलिफैटिक सैचुरेटेड साइक्लिक, बट दिस इज एलिफैटिक बट unsaturated, this is called unsaturated एलिसाइक्लिक, unsaturated एलिसाइक्लिक इनको कहा जाएगा। और इनको क्या कहेंगे, these are called saturated एलिसाइक्लिक,
सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। अब इसमें आपको कोई भी आ सकता है, 5 कार्बन वाला भी ले सकते हो इधर, ये सब सैचुरेटेड है। 6 कार्बन का बेंजीन वाला ले सकते हो, बेंजीन नहीं बट साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे लीजिएगा तो ये अनसैचुरेटेड है, हेक्सेन ले लो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड ही होगा। तो दीज आर द क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक एंड दीज आर द क्लास ऑफ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक भी दो टाइप का है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के फॉर्म में जाना जाता है। तो हम लोगों को सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सबका नेचर जरूर पता होना चाहिए, कौन सा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका हो गया दो टाइप का, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक या एरोमेटिक साइक्लिक। अब एलिफैटिक खत्म होने के बाद अपने को एरोमेटिक पे आना है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या है, बेंजीन, बेंजीन है एरोमेटिक होमोसाइकिल। हम लोग होमोसाइक्लिक के अंदर हैं, होमोसाइक्लिक के अंदर क्या हो गया, एरोमेटिक में बेंजीन आता है, आप सबने पढ़ा एरोमेटिक बेंजीन होगा। इसके अलावा नैप्थलीन होगा, नैप्थलीन भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दीज टू आर एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो आपको होमोसाइक्लिक में दो प्रकार मिला, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपको एक मिलेगा केवल, जो सिर्फ होमोसाइक्लिक होंगे बट एरोमेटिक होंगे। एलिसाइक्लिक दो टाइप का मिलेगा, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। तो ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया होमोसाइक्लिक का, ठीक है, होमोसाइक्लिक दो टाइप के। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हेटेरोसाइकिल कंपाउंड्स। ओके, तो हेटेरोसाइकिल कंपाउंड आइए देखते हैं। हेटेरोसाइकिल कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी वही दो टाइप के होते हैं, है ना। ये भी जैसे आपने नीचे देखा सेम टू सेम यहाँ पे होगा, सेम टू सेम ये भी होते हैं, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक हेटेरोसाइकिल जिनको एली हेटेरोसाइकिल बोलेंगे, दूसरा एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल। तो यहां पे आपका मिलेगा पहला एली हेटेरोसाइकिल। अब एली हेटेरोसाइकिल का मतलब क्या हो गया, एलिफैटिक हेटेरोसाइक्लिक्स आर कॉल्ड एली हेटेरोसाइकिल्स, और दूसरा क्या होगा, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। तो आपके पास फिर से वही कैटेगरी आने वाली है। अब इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगा, यहां पे फिर से दो कैटेगरी आएगा। पहला होगा सैचुरेटेड, तो ये देखिए आपका क्या है, सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल है। ये भी आपका क्या है, सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल है बट एलिफैटिक है। इधर आ जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर लगा दिया जाए तो दिस इज अनसैचुरेटेड एलिफैटिक साइक्लिक, है ना, अनसैचुरेटेड। नाउ सिमिलरली इसमें अगर डबल बॉन्ड लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर से अनसैचुरेटेड। तो दीज आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड दीज आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो अगर अपने पास क्वेश्चन आता है तो बता देंगे ना कौन सा क्या है। अभी क्वेश्चन कराने के लिए तैयार है ना, क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग, ठीक है। हाँ जी, बेंजीन का बॉन्ड लेंथ, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, एग्जाम कॉमन 1.39 बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन के सभी बॉन्ड का, ठीक है। तो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल में आ जाइएगा तो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल एक ही टाइप का है, पिरिडीन इसका एग्जांपल देखिए। पिरिडीन इज एन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी एरोमेटिसिटी पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर रुक जाओ, इसी में पढ़ाऊंगा सारा। दूसरा अपने पास क्या है, पायरॉल। दिस कंपाउंड इज नोन एज पायरॉल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पायरॉल एंड दिस इज नाउ एरोमेटिक। अभी जब यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो एलिफैटिक था, ये भी एलिफैटिक था, बट जब ऐसे रूप में आ जाएगा तो क्या होगा, एरोमेटिक। कंडीशन अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट आपका ये क्या हो गया, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। दीज आर हेटेरोसाइकिल बट एरोमेटिक एंड दीज आर ऑल्सो हेटेरोसाइकिल बट एलिफैटिक। एलिफैटिक भी दो कैटेगरी का हो गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अपने पास एक पूरी की पूरी कैटेगरी है कंपाउंड्स की जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, और अगर इन कंपाउंड को याद कर ले तो इनकी सारी प्रॉपर्टी अपने को हमेशा याद रहेगी, फिर हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं सबको डिटेल में इलोबरेट करने जा रहा हूं, जितनी चीजें अभी मैंने बोर्ड पे पढ़ाई हैं इन सबका डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो आप सभी को इतनी दूर तक समझ में आया। लेट्स प्रोसीड ऑन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में जिसका क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि अब मैं इसको पूरा विस्तार में बताऊंगा, एल्केन क्या, एल्कीन क्या, एल्काइन क्या, किसको किस नाम से जानते हैं, क्या टेस्ट है उसका, कैसे पहचाना जाएगा, मैं आपको वन बाय वन सब बताने वाला हूं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।
तो आप सभी लोग एक काम कर दो, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दो और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो किसी को कोई डाउट है नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। सो अब देखेंगे एल्केन को कैटेगराइज करेंगे। एल्केन का कैसे पहचाना जाता है? चलो आप लोग बताओ, एल्केन और किस नाम से जाना जाता है? एल्केन और किस नाम से जाना जाता है? एल्केन का एक और नाम है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, इसके पास क्या होता है? इट हैज ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट जो इसका दूसरा नाम है, जिस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पैराफिन। आप सभी लोगों ने नाम सुना था इसका दूसरा नाम, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। इट इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। पैराफिन, पैराफिन का मतलब देखो क्या होता है? पैरा मतलब होता है वेरी स्मॉल या बहुत कम, ठीक है। पैरा मीन्स वेरी लेस, और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी से। दिस इज एफिनिटी से इसका मतलब है, ठीक है। तो बहुत ही लेस एफिनिटी होती है इनके रिएक्शन के लिए। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, दैट इज वाई दे आर नोन एज पैराफिन। इनको दूसरा नाम पैराफिन से जाना जाता है। इनकी बहुत ही पुअर रिएक्टिविटी, बहुत ही खराब रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी की वजह से दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया आपका पैराफिन कंपाउंड। एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको कोई टेस्ट इनका नहीं है, इनमें आप ऐसा डाल दो टेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी टेस्ट आप कर नहीं सकते हो। अभी आपको एल्कीन एल्काइन का टेस्ट मैं समझाने वाला हूं। तो आगे अब हम लोग चलेंगे। ये सैचुरेटेड वाला था, ठीक है, सैचुरेटेड। अभी आपने क्या देखा? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड वाले में कौन आएगा? एल्केन, जिसका हमने पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब अपने को पता लगाना अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अब जानने वाले हैं। अब सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अनसैचुरेशन टेस्ट बताने वाला हूँ। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सभी लोग इस टेस्ट से वाकिफ हो गए या नहीं हो गए? अगर नहीं हो गए तो आज हो जाओगे, और हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अगर सिस्टम में अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट हैं, अगर सिस्टम में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा है? एल्केन सैचुरेटेड है, एल्कीन अनसैचुरेटेड, एल्काइन अनसैचुरेटेड। तो आपको आंखों से फॉर्मूला तो दिखाई देगा नहीं। तो सबसे पहले इतना तो हमें पता है कि दे मस्ट हैव सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड टुगेदर, पाई बॉन्ड टुगेदर, दोनों एक साथ होगा, है ना, इतना कंफर्म है। बट ये नहीं पता है कि कौन सा प्रेजेंट होगा, डबल वाला प्रेजेंट होगा, ट्रिपल वाला प्रेजेंट होगा। बट प्रेजेंट होगा, ये कंफर्म कैसे होगा? दैट टेस्ट इज कॉल्ड अनसैचुरेशन टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अनसैचुरेशन टेस्ट। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? अनसैचुरेशन टेस्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इस टेस्ट से क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप सभी लोग एकदम तैयार रहना कि दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर किसी जगह पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड दिए गए हैं, तो आप ये टेस्ट करके दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। आसानी से दोनों डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं अनसैचुरेशन टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, it is used to differentiate saturated and unsaturated hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbon।
इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास अनसैचुरेशन टेस्ट करने का मौका मिला तो आप सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दिया गया हाइड्रोकार्बन क्या था, सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था, बस इसीलिए हम ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस टेस्ट में सीखने वाले हो कौन कौन सा टेस्ट होगा। सो फर्स्ट वन इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फर्स्ट वन इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन प्लस वाटर डालते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसका जो रिएजेंट होता है वो आपका होता है Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस H2O, ठीक है, Br2 प्लस H2O होगा इसका रिएजेंट। और दूसरा रिएजेंट होता है इसका बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, सेकेंड रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, दैट इज डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ये रिएजेंट दूसरा है जो यूज किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। तो अपने पास दो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड हैं जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं टू डिफरेंशिएट। फर्स्ट वन इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेकंड वन इज बेयर्स रिएजेंट। अगर कहीं पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ तो तुरंत पता चल जाएगा कहां से आता है, अनसैचुरेशन किधर से आया ये तुरंत पता चल जाएगा इस जगह से, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पे वन बाय वन करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलो सबसे पहले आपको बताऊं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सबसे पहला देखिए हम लोग करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू differentiate saturated and unsaturated hydrocarbon. If there is a saturated and unsaturated, then bromine water confirm कर देता है कि कहाँ पे saturation है, किधर को unsaturation है। तो आइए आप भी सीखिए कैसे हुआ, ये पता कैसे चलता है। सबसे पहले ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो होता है ब्राउनिश रेड। कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है। तो एक सोल्यूशन है जो कैसा है, ब्राउनिश रेड कलर का है। अब अगर कोई कंपाउंड इसके कलर को डिकलराइज कर दे तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड, और अगर डिकलराइज नहीं करेगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड इसके कलर को खत्म नहीं करते। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कंपाउंड दिया गया है एक टेस्ट ट्यूब में, हमें नहीं पता है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, देन हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे भाई लोग, हम लोग परफॉर्म करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये सोल्यूशन जो होता है कलरलेस होता है, इसके अंदर चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ये हमें अननोन कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये इसमें ब्रोमीन वाटर डालें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया जाए, ब्रोमीन प्लस वाटर। जैसे ही ये ऐड करेंगे दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सैचुरेटेड वाला हुआ तो सैचुरेटेड वाला होगा तो क्या होगा, और अगर अनसैचुरेटेड वाला हुआ तो क्या होगा। अगर अनसैचुरेटेड वाला हुआ तो क्या होगा, तो देखिए सीधे सीधे साफ साफ अक्षर में ये है कि यहाँ पे कलर अपीयर करेगा, कलर अपीयर करेगा, मतलब जो ब्राउन रेड कलर था वो क्या होगा, वो अपीयर होगा, मतलब वो गायब नहीं हुआ। इट मीन्स कि सैचुरेटेड था। और अगर कलर डिसअपीयर हो गया, अगर कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, इट सिंपल मीन्स कि अनसैचुरेटेड था। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपीयर कर देते हैं, जो कैसा कलर का होता है, ब्राउनिश रेड। तो जो ब्राउनिश रेड कलर है, अगर ये रेड कलर गायब हो गया सॉल्यूशन से, इट मींस कि दिया गया कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। और अगर ब्राउनिश रेड कलर अपीयर होता है, दिखाई देता है, इट सिंपल मीन कि वो क्या है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो प्रेजेंट होंगे जो सैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड वाले वहां पे नहीं होते हैं। तो अपन लोगों ने क्या सीखा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे पहचाने जाएंगे ब्रोमीन वाटर से। अब एक सबसे बड़ा सवाल अभी हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर अपने पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले हमें ये पहचानने की जरूरत है कि ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा है जो डिफरेंशिएट कर रहा है। भाई इसका कलर पता हो तब ना, अपने को इसका कलर पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कलर पता लगाएंगे कि कौन कौन सा कलर इसका होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अपन लोग वन बाय वन चल रहे हैं सीखने कि हाउ विल कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर अपीयर्स।
ब्रोमीन का कलर वाटर किस तरह से अपीयर होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर कहां से आया, ठीक है, कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर कहां से आया, जरा ध्यान से देखिएगा कि ब्रोमीन वाटर में कलर कहां से आता है। तो सबसे पहली बात, ब्रोमीन का कलर तभी अपीयर होगा जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म में इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो ब्रोमीन इज कलर ओनली व्हेन इट प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। ब्रोमीन इज कलर, ब्रोमीन शो कलर ओनली व्हेन इट प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट हो भाई लोग, ओनली व्हेन इट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तभी, अगर आयनिक फॉर्म में गया तो इसका कलर डिसअपीयर होना तय है। तो ब्राउनिश रेड कलर तभी तक आपको दिखाई देगा जब तक ये ब्रोमीन फॉर्म में है, Br2 के फॉर्म में है। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आप ब्रोमीन डाल दोगे तो आपको पूरा टेस्ट ट्यूब कैसा दिखाई देगा, ब्राउनिश रेड कलर का, ठीक है। इसके अंदर क्या भर दो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा, अंदर पूरा का पूरा ब्राउनिश रेड कलर से भर जाएगा पूरा का पूरा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रोमीन इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर Br2। अगर इस मॉलिक्यूलर Br2 को किसी तरीके से आप आयनों में तोड़ दोगे तो जो कलर था वो तुरंत के तुरंत क्या होगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कलर दिखाई दे तो उसको कभी भी आयनिक स्टेट में मत लाना, और अगर कभी आयनिक स्टेट में ले आ दिए तो फिर भूल जाइए, कलर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप चलो 1 बाय 1 सीखते हैं कि अब क्या करना आपने को इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब तो और आसान हो गया इसको करना। अब करना है ब्रोमीन का MOT बनाना है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम्स के एटॉमिक और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो यहां से आता है, आप जाने रहिए, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। चलो देखो, आप सबने पढ़ा होगा हैलोजन कुछ भी हो, चाहे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो या कोई भी हैलोजन हो, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5, है ना, NP5। आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल, जिसके पास 3 डब्बे होते हैं। तो अगर हम 2 एटम की बात करें ब्रोमीन के, तो 2 एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपका p5 हो जाएगा, और ये ब्रोमीन का पहला एटम है और इधर ब्रोमीन का दूसरा एटम है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो यहाँ पे आपका ये भी p5 होगा, तो p5 मिला के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 5 इधर, 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इधर और 5 इधर। जब दोनों ब्रोमीन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो देखो भाई लोग, इधर 3 डब्बे हैं, और हम सबको पता है ओवरलैपिंग जब होती है तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके जस्ट बाद क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बनता है, फिर क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म इज सिग्मा। यहां पे क्या बना, पहला ऑर्बिटल में क्या बन जाएगा ओवरलैपिंग से, सिग्मा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और बाकी जो 2 बचे वो दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब भी ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक सिग्मा और एक पाई। अगर आपके पास एक से अधिक ऑर्बिटल हैं तो पहला ऑर्बिटल सिग्मा बनेगा, बाकी सब क्या बनेंगे, पाई। तो पाई कितना बनेगा, 2, ये भी पाई और ये भी पाई, बट दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पाई भी और सिग्मा भी। तो टोटल 3 इधर ऑर्बिटल थे, 3 इधर, 6 बनेंगे। तो 3 आपके क्या हो गए, बॉन्डिंग, बाकी के 3 आपके एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। अगला देखो, ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। हर बॉन्डिंग का अपना एंटी बॉन्डिंग भी होता है और हर सिग्मा का अपना एंटी बॉन्डिंग भी होता है। तो आपको पाई का ये पाई स्टार बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, पाई स्टार, और इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार भी क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस पे स्टार लग गया वो बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, और जिसमें नहीं लगा है वो बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे एनर्जी का मैं आपको क्रम बता, ये एवरेज एनर्जी सेंटर है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल देखिए, यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल बना दे रहा हूँ इस साइड, ये एनर्जी लेवल ध्यान से देखिएगा, इधर एनर्जी लेवल है ना, ये एनर्जी। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि एनर्जी जो सबसे ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग की है, और जो सबसे कम एनर्जी है वो बॉन्डिंग की है।
एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों के बीच में है। तो अगर आपसे एनर्जी का कभी ऑर्डर पूछ लिया तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे कम, उससे ज्यादा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एएमओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसके बाद एएमओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओज लिखते हैं, एएमओ नहीं लिखते हैं, एओज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी हाईएस्ट किसकी है, एंटी बॉन्डिंग की, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और सबसे कम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होना जरूरी है। दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करेगा भाई लोग, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? आप सभी लोग बताओ किधर जाएगा। अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन को बोल दें, अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को बोलें कि चलो तुम्हें रहना है, तुम्हें घर दिया जा रहा है, तो तुम कहां पे रहना पसंद करोगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहना पसंद करेगा, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन किस जगह पे रहना पसंद करेगा, कोई बताओ, जल्दी से बताओ। बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, किस जगह पे रहना पसंद करेगा? दिस ऑलवेज प्रेफर टू गो दिस ऑर्बिटल। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, दूसरा यहां भरेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, सातवां यहां जाएगा, आठवां यहां जाएगा, नौवां ये होगा और 10वां ये। 10 इलेक्ट्रॉन से टोटल भर गए, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन से टोटल भर गए। देखो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 रूल होते हैं। पहला अबाउज प्रिंसिपल है ना, अबाउज प्रिंसिपल है। दूसरा आपका पाउलीज का प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये अबाउज रूल होता है। दूसरा होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा आपका होता है हुंड्स रूल। ये रूल आपको नहीं पता होगा, मैं भी आपको बताता हूं। हुंड्स रूल, तीनों रूल का मतलब देख लीजिए क्या है। सबसे पहले हम पहला रूल लगाते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू अबाउज प्रिंसिपल, अबाउ रूल नहीं, प्रिंसिपल होता है। अकॉर्डिंग टू अबाउज प्रिंसिपल सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरता है। वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो, लोवेस्ट हो, सबसे पहले वो भरेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले नीचे वाला भरा, उसके बाद उससे थोड़ी ज्यादा वाली, फिर उसके बाद और ज्यादा वाली भरती है, ठीक है ना। तो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ठीक है। तो लोअर से हायर की तरफ जाता है। इसलिए अबाउ का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। अबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग अप। कोई चीज को बनाया जा रहा हो, बिल्ड किया जा रहा हो, तो बिल्डिंग अप या इसी को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो आपका पहला इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लोअर, फिर हायर, फिर हायर, सबसे हायर वाला खाली रहेगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गए, तो आखिरी वाला ऑर्बिटल भरा नहीं, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन यहीं तक जा पाए। दूसरा, पाउली साहब क्या बोलते हैं कि एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों का स्पिन उल्टा होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, जिससे चारों क्वांटम नंबर अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा, हुंड साहब क्या बोलते हैं कि अगर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो जाएं, जैसे ये हुआ है, 2 ऑर्बिटल्स अगर सेम एनर्जी के हो जाएं, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 by 1 भरा जाता है और उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है। तो इन आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी समान हो, वो 1 by 1 भरते हैं। इसीलिए मैंने क्या देखा, 1 2 3 ये वाला था, फिर ये 4th बोला, फिर ये 5th बोला, और ये 6th, फिर 7th 8th 9th और 10th, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आपने इस ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल में 1 by 1 होता है, फिर पेयरिंग होता है। तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। अब जिस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग होमो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड होमो। होमो स्टैंड फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहे जाते हैं। हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे ऊपर का भरा हुआ, होमो का मतलब क्या समझे, सबसे ऊपर का वह ऑर्बिटल जो क्या हो, फील्ड हो, भरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमो बोलेंगे। और उसके जस्ट ऊपर का ऑर्बिटल लूमो कहलाता है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपके होमो के जस्ट ऊपर जो होता है उसी को लूमो कहा जाता है। और लूमो क्या होता है, सबसे मिनिमम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल, इसको लूमो।
तो मिनिमम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल क्या हो गया, LUMO हो गया। दिस इज कॉल्ड लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब आप एनर्जी देते हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां करता है बच्चों, होमो टू लूमो। ये ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, होमो से लूमो में। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां से जब ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है, फ्रॉम पाई स्टार टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और यही ट्रांजिशन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है सिग्मा स्टार, सॉरी पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। इसको हम ये भी कह सकते हैं होमो टू लूमो ट्रांजिशन हो रहा है। होमो से कहां जा रहा है, लूमो में। तो होमो कौन है, पाई स्टार है। लूमो कौन है, सिग्मा स्टार है। तो व्हेन होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो आपका हैलोजनों का कलर आता है। तो ब्रोमीन का जो ब्राउन रेड कलर था रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन। तो आप लोगों को समझ में आया ये ट्रांजिशन क्या है। तो ब्रोमीन का जो कलर है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम होमो टू लूमो ट्रांजिशन। सो कलर ऑफ ब्रोमीन इज बिकॉज ऑफ होमो टू लूमो ट्रांजिशन बिटवीन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ये शो करता है। सो ब्रोमीन शो कलर बिकॉज ऑफ पाई स्टार टू सिग्मा स्टार या होमो टू लूमो ट्रांजिशन, है ना, और होमो टू लूमो ट्रांजिशन। सो होमो कह लो, होमो से कहा गया, लूमो गया। तो आपको यही स्टेटमेंट याद रखना है कि जो ट्रांजिशन हुआ वो कहां से कहां हुआ, होमो से लूमो को होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो आपने आज पहला टेस्ट पढ़ा अनसैचुरेशन टेस्ट बाय ब्रोमीन वाटर। सो आज आपने ये सीखा कि ब्रोमीन वाटर का कलर कहां से आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि KMnO4 का कलर कहां से आता है, और फिर सिखाऊंगा एल्कीन, एल्केन और एल्काइन को तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आज ये दोनों टेस्ट आप करोगे तो एल्कीन एल्काइन दोनों ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, जबकि एल्केन नहीं करेगा। अभी अगला टेस्ट जो बचा है बेयर ऑक्सीजन टेस्ट, ये आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन सेशन। जिसका कोई डाउट हो, कोई क्लियरेंस हो, ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ये सारा जो भी लेक्चर्स है आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया है और आपको आखिर तक ले जाऊंगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ढंग से पढ़ाऊंगा। और ये सिर्फ यहीं तक के लिए नहीं है। अगर जिंदगी में अगर आप कभी केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल, देन आपको ये सारा का सारा चीज आएगा और सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में किसी को कोई डाउट, आ जाओ सभी लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को तगड़ा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने बैचमेट्स में। किसी को भी शेयर करना हो तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बदल देने वाला लेक्चर हो सकता है, एक दिन प्रूफ हो जाए। और ये होगा बिकॉज आवर कंटेंट्स आर इनक्रेडिबली वेरी कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज टोटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। इधर कुछ भी पंचायत नहीं है बच्चों, आपको पढ़ना है, ढंग से करना है तो आप क्लासेस करो। अगर कभी कभी जिसको थोड़ा स्पीड पढ़ना हो तो हमारे लेक्चर्स का स्पीड 1.25 या 1.5 पे पढ़ना, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि मैं जब समझाता हूं तो मैं पूरे आराम समझाऊंगा बच्चों को, बिकॉज एवरीवन हैज द डिफरेंट कैलिबर टू अंडरस्टैंड। सो सबको समझ में आएगा। आप स्पीड बढ़ा सकते हो, आप स्पीड घटा सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो कर सकते हो। सो आज के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगला लेक्चर जो होगा आप उसमें शेड्यूल है, आप देख लीजिएगा। टाटा बाय बाय।